सर मैंने भेज दी। स्क्रीन आपके साथ, ठीक है। तो आइसोटोप्स जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है, क्या बताया था मैंने आइसोटोप्स के बारे में, बताइए मुझे क्या होते हैं आइसोटोप, संगीता बताएगी। सर जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मास अलग अलग। एग्जैक्टली, ठीक है। एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उनको कहते हैं आइसोटोप्स। अब बिल्कुल उल्टी डेफिनेशन कर दो, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, उनको बोलेंगे आइसोबार। अगर किसी बच्चे को आइसोटोप्स की डेफिनेशन समझ में आ गई तो वो आइसोबार की बिल्कुल रिवर्स कर दे उसकी। आइसोटोप्स के अंदर एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, यानी कि एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं, और मास नंबर डिफरेंट होते हैं। आइसोबार के अंदर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक मास सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। समझ गए? ये दो बातें। और यहां से आपका क्वेश्चन तो इनमें से कंफर्म है। और क्वेश्चन कैसा आता है, आइसोटोप्स आते हैं, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। आइसोटोप्स के एप्लीकेशन क्या है, मेडिकल एप्लीकेशन है इसमें, जैसे कोबाल्ट का इस्तेमाल कैंसर ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो ये सारी बातें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ये लास्ट का टॉपिक है हमारा, बस ये खत्म हो जाएगा चैप्टर इसके बाद। ये देखो, मैंने कल तुम्हें हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स बताए थे। सिंबल देखो एच एच एच, मतलब हाइड्रोजन ही है। एटॉमिक नंबर देखो नीचे लेफ्ट साइड के बॉटम में लिखते हैं हम 111। तो एटॉमिक नंबर सेम है सबका। मास नंबर देखो अब ऊपर, मास नंबर जो है, ठीक है, एक का 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है। इससे पता चलता है कि इनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग है। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सबके पास सेम ही होंगे 1 1, लेकिन इसके पास एक ही प्रोटॉन है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है। दूसरे के पास एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, तो मास 2 हो जाता है, क्योंकि मास नंबर में मैंने बताया था नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एक प्रोटॉन और 2 क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। गॉट इट? तो ये थे आइसोटोप्स। इनको हाइड्रोजन का पहले आइसोटोप्स का नाम है प्रोटियम, दूसरे को बोलते हैं ड्यूटेरियम, तीसरे को बोलते हैं ट्रिटियम। ये आपकी एनसीईआरटी बुक जब आप कंसल्ट करोगे तो वहां पे सारी बातें लिखी मिलेगी। ये कार्बन के 2 आइसोटोप्स आप यहाँ देख पा रहे हो, C12 C14। अब इसमें ध्यान से देखोगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 दोनों में सेम दिखा रखा है, लेकिन मास नंबर दोनों में डिफरेंट दिखाया गया है। ठीक है, और यही आइसोटोप्स की पहचान है। उसके नीचे देखो क्लोरीन, Cl क्लोरीन का सिंबल होता है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, दोनों में सेम है, बट मास नंबर अलग है। एक है Cl35, दूसरा है Cl37। तो इन बातों पे आपको विशेष ध्यान रखना है, समझना इन चीजों को। तो ये देखिए, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम की स्पेलिंग भी आपके सामने आ गई है। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए हमारे पास नाम है, लेकिन कार्बन के लिए सिंपली हम कहेंगे C12 C14, इस तरीके से इनके नाम बोले जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं उसके बाद एप्लीकेशन आती है आइसोटोप्स की, क्या क्या एप्लीकेशन होती है। तो सिंपल सी बात है, एप्लीकेशन जो है वो आइसोटोप्स का इस्तेमाल मेडिकल साइंस में किया जाता है, रिसर्च में किया जाता है, एटॉमिक जो रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर इनका यूज किया जाता है। तो ये इस तरीके के 3 4 पॉइंट आपकी एनसीईआरटी के बुक में पॉइंट्स बना के लिखे हुए, आप वहां से ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, कोबाल्ट का यूज, एक कोबाल्ट हो गया, एक आयोडीन हो गया, और ये कार्बन, इनका जो कार्बन डेटिंग में होता है। आयोडीन का इस्तेमाल जो है, ठीक है, गोइटर ट्रीटमेंट में किया जाता है, और जो आपका कोबाल्ट है उससे कैंसर की ट्रीटमेंट की जाती है। ये आइसोटोप्स के यूजेस हो गए। अब आते हैं आइसोबार। अब देखो यहाँ पे आइसोबार की डेफिनेशन बहुत छोटी है। ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। देखो, जब आप लिखोगे सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास तो आइसोटोप, जब आप लिखोगे सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, उन्हें बोलेंगे आइसोबार। बहुत सिंपल है, बहुत इजी डेफिनेशन से, दे आर नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। बहुत आसानी से आप इन्हें सीख सकते हो, समझ सकते हो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मेरे पास यहाँ पे कैल्शियम और आर्गन का एक एग्जांपल है। कैल्शियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। तो यही हमने पढ़ा कि इनके अंदर जो है एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं लेकिन मास नंबर सेम होते हैं। तो ये देखिए, कैल्शियम का भी मास 40 है और आर्गन का भी मास 40 है, इसलिए ये 2 एग्जाम्पल आपके पास आइसोबार के हो जाते हैं। गॉट इट? एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाली चीजें हैं। अब हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो चुका है, हमारे कुछ क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे। देखो, फॉर द सिंबल HDT टेबुलेट द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल फाउंड इन ईच ऑफ देम। तो H फॉर, अब यहाँ पे जो 3 HDT है इनके अंदर एक टेबल बनानी है आपको, और उस टेबल के अंदर आपको क्या लिखना है, इस तरीके से ये बनाना है। ये हाइड्रोजन का सिंबल है, जिसको हाइड्रोजन कह सकते हो आप, या एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर भी इसका 1 है। ये ड्यूटेरियम है, असल में इसको जो यहाँ पे H लिखा है ये प्रोटियम है। प्रोटियम मतलब जिसमें एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1।
ड्यूटेरियम ये दूसरा आइसोटोप है हाइड्रोजन का, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 2 है। और तीसरा जो है जिसको टी से डिनोट किया गया है वो ट्रीटियम है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर क्या है 3 है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ सारे, पूरी टोटल एक्चुअली एनसीईआरटी ही चल रही है हमारी, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा आगे देखते हैं, ये अगर तुम यहाँ पे लिखना चाहो तो आप ये पूरे टेबल में मेंशन कर सकते हो। देखो यहाँ पे प्रोटॉन जो है 1 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द प्रोटॉन, तो अगर एक प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 1 है। यहाँ पे अगर प्रोटॉन एक है तो यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर 1 है। ट्रीटियम में भी एटॉमिक नंबर 1 है, क्योंकि ये सेम एलिमेंट के ही तो एटम है, तो एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा। यही हमने आइसोटोप में पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर सेम होता है। और इलेक्ट्रॉन भी इसमें सेम होंगे, क्योंकि कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं उतने उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी 1 1 रहेंगे। अब रही बात न्यूट्रॉन की, तो जो प्रोटियम है पहला एटम है उसमें एक ही प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन उसमें क्या है 0 है, क्योंकि उसका मास 1 है, ठीक है। ड्यूटेरियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मास 2 था, तो इसका मतलब एक प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन है तो मास में से 2 में से अगर एक माइनस करेंगे तो एक आपके पास न्यूट्रॉन रह जाएगा, ठीक है। ट्रीटियम के अंदर मास नंबर 3 था, तो मास किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो मास में से अगर आप प्रोटॉन को माइनस करोगे 3 में से 1 माइनस करोगे तो कितने प्रोटॉन बचे आपके, न्यूट्रॉन बचे आपके पास 2। तो इस तरीके से आप इसको टेबुलेट करोगे, बनाओगे। ये एक्सरसाइज सारी की सारी एनसीईआरटी की आपको कंप्लीट करनी है कॉपी पे। आप इस ये वीडियो आपका यूट्यूब पे आ जाएगा आज दिन तक, और उसके बाद वहां से आप देख के इसको धीरे धीरे जो है पॉज करके सारी चीजों को नोट करो, सारे नोट्स अपने बनाओ। अगला सवाल है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको बार बार बता चुका हूं, जो भी एटॉमिक नंबर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं और प्रोटॉन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन करना है। कैसे करोगे इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। बोर का जो मॉडल हमने पढ़ा था उसमें यही टेक्निक हमने सीखी थी कि जो शेल होती है पहली शेल को के शेल कहते हैं, दूसरे को एल एम एन ऐसे करके। तो के को हम नंबर 1 पे रखते हैं, एल को हम 2 पे रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद तीसरी और चौथी शेल आती है, और उसके लिए एक फॉर्मूला भी था, अगर आपको कंफ्यूजन हो कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2n² का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। एन जो है नंबर ऑफ शेल है, तो जिस भी नंबर ऑफ शेल की आप बात कर रहे हो वो वहां पे रखे, उसका स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पता लग जाएगा कि वहां पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन उस शेल में एकोमोडेट हो सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको एनी पेयर ऑफ आइसोटोप, मतलब एक पेयर आइसोटोप्स का लेना है, एक आइसोबार का लेना है। तो एक एक करके लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्लोरीन का लिया, देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है दोनों का, ठीक है। और ऊपर देखो मास नंबर एक क्लोरीन का 35 है, एक का 37 है। तो हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो आप ध्यान से देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा इनका, क्योंकि हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन लेंगे, वहां पे न्यूट्रॉन का कोई रोल नहीं है। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 रहेगा। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे शेल के अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है 8 आएंगे। तो ये के एल एम की कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद अब अगर अब दूसरा ले लें तो दूसरा हम लेते हैं आइसोबार का पेयर ले लेंगे। तो आइसोबार में हम लेंगे कैल्शियम और आर्गन, कैल्शियम और आर्गन। ये देखिए इसमें ध्यान से देखो तो एटॉमिक मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन दोनों का बिल्कुल अलग अलग होगा। कैल्शियम का आपके पास कुछ ऐसे होगा, पहले 2 आएंगे फिर 8 आएंगे, और फिर आपके पास जो है लास्ट में यहाँ पे ऐसे आएगा 2 8 8 2। ध्यान से देखो 8 + 2 10, 10 + 8 18 + 2 20, पूरा एटॉमिक नंबर पूरा हो गया यहाँ पे। और अगर आप आर्गन पे जाओ तो आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 ये आएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये बताना है बस तुम्हें, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछे इसमें इन्होंने। तो होपफुली आप समझ गए होंगे मेरी बात कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे कभी नहीं लिखोगे आप, जैसे नीचे लिखा हुआ ना 2 8 10, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर आपने तो बताया था कि तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है, पहले 20 एलिमेंट में हमने सबसे पहले क्या भरने, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हर एक शेल के, पहली शेल को छोड़ के। पहले में सिर्फ 2 आते हैं, उसके बाद हर एक में 8 8 भरो, तो जो बच जाएगा लास्ट में उसको बाहर दे दो। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं सीधा 10 रखता तो गलत कॉन्फ़िगरेशन होता, क्योंकि या तो पूरे 18 हो तब बात बनती है, और नहीं है तो फिर नहीं कर सकते अब। तो आपको क्या करना पड़ेगा पहले 8 पूरा करना है, फिर जो बचेंगे वो लास्ट शेल में आएंगे। तो 4 शेल्स इसमें बननी है एल एम तक, ठीक है, एम एन तक एक्चुअली। तो ये था यहां तक का कॉन्सेप्ट। अब एक और इसका आखिरी स्लाइड हमारे पास रहेगा, रिकैप मतलब पूरे चैप्टर का एक रिव्यू करेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर रिव्यू करें तो रिव्यू के अंदर हमारे पास जो जो बातें आती है, सबसे पहले पॉइंट है क्रेडिट फॉर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन गोज टू जे थॉमसन एंड ई गोल्डस्टीन रेस्पेक्टिवली। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था ई गोल्डस्टीन ने।
ओके, उसके बाद जे थॉमसन प्रपोज दैट इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन द पॉजिटिव स्फीयर, यानी कि उन्होंने जो अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था उसमें उन्होंने बताया था कि एटम जो है वो एक स्फीयर की तरह है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है वो एम्बेडेड है, मतलब जगह जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद अगर आगे देखें तो रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको बताया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर का, लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस। तो याद रखना एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये बात किसने बताई थी? रदरफोर्ड ने बताई थी जब उन्होंने अपना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल पे। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखो, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम प्रपोज दैट very tiny nucleus is present inside the atom and electron revolve around the nucleus। तो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने पता लगाया था कि न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में होता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में या शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ द एटम कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द मॉडल, उसका एक ही आप कह सकते हो लिमिटेशन थी, खामी थी, ड्रॉबैक था जो रदरफोर्ड का था कि वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाया था, वो ये नहीं बता पाया था कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रही है अपनी एनर्जी लूज नहीं करते, इस बात का क्या सबूत है, कैसे पता लगाएंगे। ये बात किसने बताई थी? इस बात को बताया था बोर ने, इसीलिए उनके मॉडल को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई। नील्स बोर्स मॉडल ऑफ एटम वाज मोर सक्सेसफुल। He proposed that the electrons are distributed in the different cells with the discrete energy around the nucleus. If the atomic shells are complete, then the atom will be stable and less reactive। तो नील बोर्ड ने बताया था कि जो एटम है वो ज्यादा सक्सेसफुल तब होगा जब इलेक्ट्रॉन को हम शेल के अंदर अलग अलग एनर्जी, डिस्क्रीट मतलब हर एक शेल की अपनी एनर्जी होती है और वो एनर्जी उस न्यूक्लियस के उस एनर्जी को, न्यूक्लियस की फोर्स को क्या करती है? बैलेंस करती है, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन को लूज या अपनी एनर्जी को खत्म नहीं होने देती। इसी वजह से इस शेल वाले कंसेप्ट के बेस पे एटम की स्टेबिलिटी ज्यादा बेहतर तरीके से समझाई जा पाई और दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि नील बोर का जो एटम था, स्ट्रक्चर जो था उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो ज्यादा कन्वीनियंट, ज्यादा रिलायबल था। उसके बाद 1937 आई थिंक है 32 1932 के अंदर जेम्स चैडविक जो है, इन्होंने एक तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया जिसका नाम था न्यूट्रॉन एंड दैट वाज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ये बात इन्होंने बताई थी दुनिया को। सो द थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और याद रखना ये तीनों लोग, जे थॉमसन को भी नोबेल प्राइज दिया गया था, ई गोल्डस्टीन को भी नोबेल प्राइज दिया गया था और चैडविक को भी नोबेल प्राइज दिया गया था, क्योंकि इन्होंने एटम के अंदर ये जो पार्टिकल इन्वेंट किए थे या कह लीजिए डिस्कवर किए थे, उनके बेसिस पे उनको ये सम्मान दिए गए। ये दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान होता है नोबेल प्राइज पे। आपको याद होगा मैंने तुम्हारा जो है तुम्हें होमवर्क भी दिया था जिसमें आप लोगों ने वर्क किया था और आपने डिसाइड बताया था कि किस तरीके से नोबेल प्राइज को बनाया गया, किसके सम्मान में। तो ये चीजें इसीलिए तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नोबेल प्राइज की बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला पॉइंट हमारे पास ये, मतलब पूरे चैप्टर को मैं ब्रीफ कर रहा हूं कि पूरे चैप्टर के अंदर जो कुछ हमने सीखा उसमें क्या क्या बातें आपको ध्यान देने वाली है और कैसे आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट हमारा है इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं और प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, यानी कि कोई चार्ज नहीं होता। एंड द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1 में 2000 टाइम दैट द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो लगभग नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि ये 1/2000 का मतलब है कि एक को अगर आप 2000 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी छोटी होगी, अप्रॉक्स 10 के आसपास ही होगी। इसीलिए इलेक्ट्रॉन के मास को हम कंसीडर नहीं करते, प्रोटॉन के मास को हम 1 यूनिट मानते हैं, जो कि हाइड्रोजन के मास के इक्विवेलेंट होता है। The mass of the proton and the neutron is taken as 1 unit. Okay? अब आगे देखिए, आगे का पार्ट, नेक्स्ट पॉइंट है कि shells of an atom are designated as KLMN। तो जो बोर्ड ने मॉडल दिया था उसमें उन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस के बाहर जो पहली शेल है उसको K से डिनोट करते हैं, दूसरी शेल को L से, तीसरे को हम N से और चौथे को N से डिनोट करते हैं। ये आपको डायग्राम भी आने चाहिए और ये आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे आपसे पूछ दिया कि मैग्नीशियम का जो है बोहर का एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेस पे डायग्राम बनाओ, तो आपको सर्कल बनाने होंगे। सबसे पहले न्यूक्लियस बनाओगे और फिर उसमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग उसकी शेल्स ड्रॉ करोगे। ओके, उसके बाद आते हैं वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ये एक नंबर की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, डिफाइन वैलेंसी। तो आप लिखोगे द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, उसको हम वैलेंसी कहते हैं। क्लियर हो रहा है? उसके बाद अगले पे आ जाओ, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। जो एटॉमिक नंबर होता है वो कुछ नहीं होता है, बल्कि जो किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, वही उसका एटॉमिक नंबर माना जाता है। तो इट्स ए सिंपल डेफिनेशन दैट the total number of proton present in the nucleus is called its atomic number and the next one is the mass number। तो mass number क्या होता है?
मास नंबर में, जैसे एटॉमिक नंबर में हम सिर्फ प्रोटॉन काउंट करते हैं, मास नंबर में हम प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन दोनों को काउंट करते हैं, इसीलिए द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन्स की बात मैंने तुम्हें कल बताई थी, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, द न्यूक्लियॉन्स आर नोन एज नथिंग बट द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, राइट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमने पढ़ा था आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट व्हिच हैव डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर। तो ये सारी शॉर्ट लिस्टेड पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए, जिसमें आप पूरे चैप्टर को बहुत जल्दी रिवाइव कर सकते हो। इसमें सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपकी आ गई, सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें इंक्लूड कर दिए गए, एंड दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। उसके बाद हमने पढ़े थे बेटा आइसोबार। तो आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स आर द एटम हैविंग द सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। और सबके एग्जाम्पल इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, सो आपको एग्जाम्पल जो है सभी बच्चों को बहुत अच्छे से याद रखने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट और देखो यहाँ पे, एलिमेंट आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन दे पोसेस। तो कोई भी एलिमेंट, उसकी आइडेंटिटी उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं वही उस एलिमेंट की पहचान होती है, क्योंकि उसी से उसका एटॉमिक नंबर डिसाइड होता है, ओके। अब इसके बाद आगे देखिए, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी के बैक साइड के क्वेश्चंस हैं, वो सारे कंपेयर करेंगे हम। देखो, कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर हमने कितने मॉडल पढ़े। सबसे पहला मॉडल जे थॉमसन ने दिया था, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। दूसरा जो मॉडल दिया था वो किसने दिया था, वो रदरफोर्ड ने दिया था, जिन्होंने न्यूक्लियस को इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है, बट वो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं बता पाए थे। उसके बाद तीसरा और सबसे कन्वीनियंट जो मॉडल था वो बोर ने दिया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एटम का न्यूक्लियस सेंटर में होता है और उसके बाहर डिस्क्रीट यानी कि फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ शेल्स होती है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 18 होते हैं। और इस तरीके से उन्होंने एटम की स्टेबिलिटी को बता दिया था, और जो रदरफोर्ड ने जो कमी छोड़ी थी वो रेक्टिफाई हो गई थी। और बोर का मॉडल सबसे ज्यादा कन्वीनियंट और सबसे ज्यादा रिलायबल माना गया। उसके बाद जो आज हम पढ़ते हैं, आज के टाइम का जो मॉडल है हमारा, वो जो मॉडल है, ठीक है, वो लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है, ये इसे क्वांटम मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। ये तुम्हारे बुक में नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। द लेटेस्ट जो आज के टाइम पे हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझते हैं, दैट इज क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। और इसके बारे में आपको जब आप 11th में जाओगे, और अगर आप साइंस पढ़ते हो तो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 वहां पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नाम से ही है, वहां पे आप इसकी डिटेलिंग समझ पाओगे, पढ़ पाओगे, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन टाइम में। सेकंड टॉपिक है हमारा डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। तो अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। और यहाँ पे हमें सिलिकॉन की और ऑक्सीजन की वैलेंसी निकालनी है। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, कॉन्फिगरेशन कीजिए आप इसका, 284 आएगा, तो इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी भी 4 होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में आपके पास 8 है, और तीसरे में 4 बच रहे हैं। तो ये आप यहाँ पे बोर मॉडल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसका डायग्राम भी बना पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो पहले शेल में 2 आएंगे, दूसरे में बचेंगे आपके पास कितने, 6। तो ये कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे आप ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर भी इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, ओके। उसके बाद आगे देखो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम आयन, Na+ है, तो सोडियम आयन हैज कंप्लीटली फिल्ड K and L शेल्स। एक्सप्लेन करना है इस बात को। तो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर देखें तो 11 होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 है बेटा उसके पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 है। लेकिन जब हम सोडियम आयन की बात करेंगे, Na+ की बात करेंगे, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका है उसके पास। तो इसका मतलब है कि जो उसका एटॉमिक नंबर था, तब उसके पास इलेक्ट्रॉन भी 11 थे, प्रोटॉन भी 11 थे, और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। लेकिन जब उसने सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, और वो एक कैटायन बना हुआ है। ऐसे में उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 10 है। और आपको पता है कि अगर 10 का कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 28 बनता है। और ये किसके साथ कोरिलेट हो रहा है, ये रिलेट हो रहा है नियोन के साथ। तो ये सोडियम जो है नियोन की तरह बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो गया। और ये बात मैंने तुम्हें एटम्स एंड मॉलिक्यूल के चैप्टर में सिखाई थी कि कॉन्फ़िगरेशन में जब भी हम एटॉमिक किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो उसकी जो वैलेंसी होती है, उन वैलेंसी से ये डिसाइड करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा। और कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज और गेन जब करता है, तो अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसी भी नोबल गैस की तरह बनाता है, ताकि वो अपने आप को एक स्टेबिलिटी में रख सके। तो ये था इसमें। अगला क्वेश्चन है कि इफ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटोप्स। मान लो ब्रोमीन के 2 आइसोटोप्स है हमारे पास, एक है Br79 और दूसरा है Br, ठीक है, 81। और मान लो ब्रोमीन का एक जो पार्ट है वो 49.7% अवेलेबल है, और दूसरा 50.3% है। इसके बेसिस पे आपको इनका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, दोनों का एवरेज। तो ये न्यूमेरिकल है, ये तुम्हारे बुक में दिए हुए हैं। और इसमें बड़ा आसान सा तरीका है, आप क्या करोगे, जो पहले का मास है वो यहाँ रखोगे, इनटू में जो परसेंटेज वो रखोगे, और परसेंटेज को जब हटाते परसेंटेज के साइन को, तो आप उनमें क्या लगाते हो, आप 100।
प्लस में दूसरा जो आपके पास कितना है, दूसरे का मास है 81, इनटू में फिर परसेंटेज, और परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए नीचे 100। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है, वो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज द एवरेज एटॉमिक मास, जो कि लगभग 80 आएगा कैलकुलेट करने के बाद। तो दिस इज अ सिंपल न्यूमेरिकल। उसके बाद आगे देखिए, एक और न्यूमेरिकल आपको दे रखा है जिसमें लिखा हुआ है कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए सैंपल ऑफ एलिमेंट एक्स, कोई एलिमेंट एक्स है, उसका एवरेज एटॉमिक मास, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एवरेज एटॉमिक मास निकाला, हमें उनकी परसेंटेज दे रखी थी, अब हमें एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है इस क्वेश्चन में, और हमें उनकी परसेंटेज निकालनी। बिल्कुल जो अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन करवाया उसका बिल्कुल उल्टा है। तो इसमें क्या करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास आपके पास है, और उसके बाद इसको हम a% मान लेंगे, और दूसरे को क्या मान लेंगे, 100 माइनस a%, मतलब एक को x मान लेंगे, दूसरे को 100 माइनस x मान लेंगे। ऐसी कंडीशन है, सिंपल मैथमेटिकल है। तो जिस ये देखो इसका मास है 16 लगा दिया, और a% के लिए a, और परसेंटेज का साइन हटाने के लिए अपॉन में 100 लगा लेते हैं, प्लस में दूसरे हमारे पास 100 माइनस a है, अपॉन में 100 है, और जो इसका मास दे रखा था वो ये रखा, और 100 अपॉन में क्यों लगा रहे, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए अब, ठीक है। तो आपके पास जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, जैसे 16 इंटू a अपॉन 100 हो जाएगा, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपके पास a की वैल्यू मिलेगी बेटा, और a की वैल्यू आपको मिलेगी लगभग 90%। तो यहाँ पे जो परसेंटेज है x, ठीक है, वो लगभग, यानी कि जो a पार्ट है वो 90% है, तो दूसरा 10% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इफ z इज इक्वल टू 3 व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, ऑल्सो नेम द एलिमेंट। तो मान लो कोई Z3 है, Z का मतलब मैंने तुम्हें कल बताया था, Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर। जेड किसको बोलते हैं, एटॉमिक नंबर को बोलते हैं, ये सिंबल होता है एटॉमिक नंबर का, और ए जो है मास नंबर का सिंबल होता है। तो यहाँ पे जेड जो है अगर एटॉमिक नंबर 3 है, तो ये पूछ रहे वैलेंसी क्या होगी। आप इसका कॉन्फ़िगरेशन कर दो, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर बचा 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। दिस इज हाउ यू कैन शो इट, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक स्पीशीज x and y आर गिवन एज अंडर, गिव द मास नंबर ऑफ x and y एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द 2 स्पीशीज। यानी कि 2 न्यूक्लियाई है, दोनों को कंबाइन कर दिया x और y को, और इस तरीके से उनके क्या आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, x एंड y के जो है रिलेशनशिप आपको बतानी है। तो ये देखो यहाँ पे अगर आपके पास कुछ ऐसे हैं, ठीक है, ये x है और ये y है, प्रोटॉन इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, न्यूट्रॉन इसमें 6 है, इसमें 8 है। तो ऐसे में ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन का पार्ट है ये वाला यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सिंपल सी बात है, x का एटॉमिक नंबर 6, y का 6। अब कुछ याद आ रहा है, जब एटॉमिक नंबर सेम होते हैं तो वो क्या है, आइसोटोप से, दे आर द आइसोटोप्स। क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर इन दोनों के डिफरेंट है। एक का मास नंबर है 6 + 6 12 बेटा, और दूसरे का है 6 + 8, ठीक है, कितना 14। तो अगर ध्यान से देखोगे तो एक 12 और एक 14, C12 C14, ये कार्बन के आइसोटोप से दोनों। तो ये दोनों आइसोटोप से, और इन दोनों आइसोटोप्स के नाम भी आप देना चाहो तो ये कार्बन के आइसोटोप से, C12 एंड C14। ये गलत लिख दिया इसने C12 ऊपर।